नमस्कार दोस्तों, भारत शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ से रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। देखिए, इंटरनेशनल लॉ आप सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून। म्युनिसिपल लॉ यानी किसी कंट्री का स्पेसिफिक कानून, किसी भी स्टेट का कानून। ठीक है, तो उसको उसके बीच का रिलेशनशिप, उसके बीच का डिफरेंस क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली थ्योरी है हमारी मोनिज्म। मोनिज्म के अकॉर्डिंग जो लॉ है वो यूनिफाइड फील्ड ऑफ नॉलेज है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, स्टेट पे अप्लाई होता है, किसी और एंटिटी पे होता है। एक ही सोर्स है, चाहे किसी पे भी अप्लाई हो, मोनिज्म वाले ये कहते हैं। और इसमें इनका ये कहना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है और जो स्टेट है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये एक ही सोर्स की दो ब्रांचेस हैं, यूनिफाइड नॉलेज ऑफ लॉ की दो ब्रांचेस हैं। आगे मोनिस्ट इसमें क्या मानते हैं? मोनिस्ट बिलीव ये है कि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं और जो म्युनिसिपल्स रूल्स हैं, ठीक है, जो एक इंटरनेशनल लॉ है, जो स्टेट का जो लॉ है, वो सेम फिनोमिना से आए हैं और दोनों ही एक बेसिक नॉर्म से निकले हुए हैं। ये दोनों को एक मानता है, दोनों को अलग अलग नहीं मानता है। अब इसके मेन एक्सपोनेंट्स की बात करें तो इसके मेन एक्सपोनेंट हैं, इसके मेन जूरिस्ट हैं राइट, केल्सन और ड्यूगेट। इन दोनों ने इस थ्योरी को दिया है, इस थ्योरी के सपोर्टर हैं ये दोनों। जो सेकंड थ्योरी है हमारी वो है ड्यूलिज्म की थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों ही डिफरेंट लॉ हैं। ये एक नहीं मानता मोनिज्म की तरह, ये दोनों को अलग अलग मानता है। और इसके मेन एक्सपोनेंट हैं ट्रिपल और एंजेलोटी। ठीक है, ये चीफ एक्सपोनेंट हैं। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ डिफरेंट हैं क्योंकि इनके सब्जेक्ट और ऑरिजिन दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, इनके व्यू के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है वो स्टेट लॉ का सब्जेक्ट है और स्टेट जो है वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। इन्होंने स्टेट लॉ को और इंटरनेशनल लॉ को दोनों को अलग अलग रखा है। इसमें आगे कहा गया है जो स्टेट लॉ है उसका ओरिजिन स्टेट की विल से हुआ है, जबकि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका ओरिजिन कॉमन विल ऑफ द स्टेट से हुआ है, यानी कि सभी स्टेट की कॉमन विल से हुआ है। और आगे की थ्योरी इन्हीं दोनों थ्योरी से ड्राइव हुई है। थर्ड थ्योरी है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये देखिए पॉजिटिविस्ट की थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी इंटरनेशनल लॉ किसी भी स्टेट की फील्ड में तभी इन्फोर्स हो सकता है जब वो पर्टिकुलर स्टेट उसको स्पेसिफिकली अडॉप्ट कर लेती है। तो इस थ्योरी में ये कहा गया है कि अगर कोई भी स्टेट उसको अडॉप्ट कर लेती है तभी वो लॉ उस पर्टिकुलर स्टेट में अडॉप्ट हो सकता है, उस स्टेट का हिस्सा बन सकता है। चौथी थ्योरी आती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इसमें बोला गया, इसके एक्सपोनेंट ये बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ अगर कोई स्टेट अप्लाई करती है किसी भी इंटरनेशनल लॉ को तो उसमें कुछ चेंजेस करके अप्लाई करती है, वो एज इट इज़ उसको नहीं करती, तो उस इंटरनेशनल लॉ को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है किसी म्युनिसिपल लॉ में अप्लाई होने के लिए, कोई म्युनिसिपल लॉ बनने के लिए। अब हमारी फिफ्थ थ्योरी आती है डेलीगेशन थ्योरी। देखिए डेलीगेशन थ्योरी कैसे आई, जो लोग क्रिटिसाइज करते थे ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी को वही न्यू थ्योरी लेके आए डेलीगेशन थ्योरी। अब डेलीगेशन थ्योरी क्या कहती है कि इंटरनेशनल लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होते हैं जो ये बताते हैं स्टेट्स को कि किस तरीके से इंटरनेशनल प्रोविजंस को आप अप्लाई करोगे अपने स्टेट में। तो वहाँ पर उस लॉ में ही बताया गया है कि आप किस तरीके से अपनी स्टेट में उन लॉज को, उन प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हो। और स्टेट्स के जो अपने कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनमें भी प्रोविज़न बनाए गए हैं कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई कर सकते हो। आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अभी देखेंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस दे रखे हैं कि हम इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, उनको अपने कंट्री में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस पढ़ा हो तो वो भी उसी का एक नतीजा है कि हमने इंटरनेशनल कन्वेंशंस की हेल्प ली थी उस केस को डिसाइड करने में। तो डेलीगेशन थ्योरी ये बोलती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके इम्पॉर्टेंट केसेस और इंडिया में इसकी किस तरीके से इंडिया में इसको अप्लाई किया गया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स हैं जो कहते हैं ये। अब दो आर्टिकल्स हैं जो इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का इसके बारे में बात करता है, क्योंकि आर्टिकल 51 है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में आता है और ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स पर, सिर्फ डायरेक्शन देता है ये स्टेट्स को। अब ये उनके ऊपर है कि वो उसको अप्लाई करते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी ये प्रोविजंस आर्टिकल 51 में दे रखा है कि स्टेट
आर्टिकल 51 कहता है कि स्टेट को इंटरनेशनल लॉ और ऑब्लिगेशंस जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज से अराइज हुई हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। यानी कि कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने की है, कोई भी ट्रीटी हमने की है और इंटरनेशनल लॉ से कुछ प्रोविजंस आए हैं, उनको रिस्पेक्ट हमें करना है, ये आर्टिकल 51 कहता है। लेकिन क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है तो ये पूरी तरीके से स्टेट के ऊपर होता है। अब आता है हमारा आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि या तो वो पूरी टेरिटरी में या किसी भी टेरिटरी में इंडिया की में किसी भी ट्रीटी को, किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी कन्वेंशन को जो कि दूसरी कंट्री के साथ हुई है, कोई भी डिसीजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में लिया गया है, एसोसिएशंस में या फिर किसी बॉडी में, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी भी पार्ट में इंडिया के में या फिर पूरी इंडिया पर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो यहाँ पर ये पूरी पावर पार्लियामेंट को दे रखी है कि पार्लियामेंट के ऊपर है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट हमारी इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी है, तो ये पूरी तरीके से पार्लियामेंट को पावर दे रखी है आर्टिकल 253 में कि पार्लियामेंट कोई भी ट्रीटी हो, इंटरनेशनल ट्रीटी हो, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हो, उसको इंडिया के किसी भी पार्ट में या पूरे इंडिया में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकती है, पार्लियामेंट के ऊपर है। इस केस में क्या बोला गया, इस केस में ये हेल्ड हुआ कि कोई भी कोर्ट किसी भी स्टेट लॉ को अगर इंटरप्रिटेट करती है तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करेगी उसकी कि इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस का केस था। जिस समय ये केस आया उस समय हमारे पास एज एन सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था। तो इसमें जो कोर्ट थी उसने इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज से हेल्प ली, उनके उससे हेल्प लेकर सज़ा दी और उसके बाद एक्ट निकल के आया। तो ये विशाखा। अब हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट केस है चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड अदर वर्सेस मिसेस चंद्रिमा दास एंड अदर्स का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट और डिक्लेरेशन हैं जो कि यूएन ने अडॉप्ट किए हैं और यूएन के जो सिग्नेटरी स्टेट्स हैं जिन्होंने साइन किया है यूएन डिक्लेरेशन को, उनको उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए और मानना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बोला गया था। तो